आई एम डॉक्टर के शर्मा। पिछली क्लास में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस की थी। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि 200 से 800 nm तक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की परास होती है, अर्थात कोई भी पदार्थ इस परास के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है तो वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। यहाँ यदि किसी पदार्थ के अणुओं में मल्टीपल बॉन्ड है तो अणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। विकिरणों की कितनी मात्रा अवशोषित होती है ये दो बातों पर निर्भर करता है, अणुओं की संरचना और अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। अब जैसा कि हमने पहले बताया था, लैम्डा मैक्सिमम अर्थात अधिकतम अवशोषण किन नियमों के तहत होगा, ये नियम अब हम पढ़ लेते हैं। इन नियमों को अवशोषण के नियम या बियर लैम्बर्ट का नियम कहते हैं और इस नियम के हिसाब से जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णी प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है, मतलब होमोजीनस एब्जॉर्बेंट, और मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है कि अवशोषक कैसा है, होमोजीनस है, समांगी है, और प्रकाश कैसा है, एक वर्णी है या मोनोक्रोमेटिक है। तो जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णी प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। यहाँ ये देखने में बड़ा क्लिष्ट या कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ये स्टेटमेंट, बट अगर हम इसको इक्वेशन से देखें तो सरलता से इसे समझ सकते हैं। बहुत इजी है, अर्थात माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रपोर्शनल टू आई। यहाँ माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में कहा गया है, मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी है, और आई यहाँ पर विकिरणों की तीव्रता है। तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रपोर्शनल टू आई and it could be written as minus di upon dx is equal to ki. K is a proportionality constant, or minus di upon di upon I is equal to minus k dx. ये this is equation number 2। तो यहाँ हमने लैम्बर्ट के नियम के हिसाब से ये इक्वेशन 2 डेराइव करी। साफ लिख रहा है, साफ दिख रहा है इसमें, I इज इक्वल टू माध्यम की मोटाई है और di अनंत सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी है, और k एक स्थिरांक है जिसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। इस अवशोषण गुणांक का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, यहाँ ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक है वह मुख्य तौर पर पदार्थों की, अणुओं की संरचना या यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में काम आती है। तो अब समीकरण नंबर 2 का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें नेचुरल लॉग आई अपॉन आई ज़ीरो विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, अर्थात इसका इंटीग्रेशन करने पर ये समीकरण 3 प्राप्त होगी। और इस समीकरण को ध्यान से देखने पर हम ये डिराइव कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई ज़ीरो ई की पावर माइनस के एक्स। यहाँ पर हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया है, और दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर जब दिखता है तो ये नेचुरल लॉग यहाँ I अपॉन आई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और I अपॉन आई ज़ीरो इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, और I इज इक्वल टू आई ज़ीरो ई की पावर माइनस के एक्स हो जाएगा। एंड ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो जाएगी।
इस इक्वेशन 4 और हम अगर एब्जॉर्बेंट में तीव्रता में कमी या ट्रांसमिटेड रेडिएशंस के हिसाब से I और I0 को कोरिलेट करें तो I एब्जॉर्बेंट विल बी इक्वल टू I0 माइनस I, अर्थात I0 विकिरणों की जो पहले अपन आपतित कर रहे हैं प्रकाश की किरणें उसकी तीव्रता है और I निकली हुई विकिरणों की तीव्रता है। तो I एब्सॉर्बेंट मतलब कितनी विकिरण अवशोषित होंगी जिससे कि हमें अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, तो उसको हम I एब्सॉर्बेंट इज इक्वल टू I0 माइनस I, अर्थात इतनी कमी हो जाएगी प्रकाश की तीव्रता में। अब हम इस समीकरण की सहायता से ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हम I एब्सॉर्बेंट इज इक्वल टू I0 माइनस I0 e की पावर माइनस kx। तो I एब्सॉर्बेंट इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस kx। अब यहाँ पर जब इस नियम के बाद में इस नियम के में संशोधन किया बियर ने और इसे बियर का नियम कहते हैं, और अगर इन दोनों को मिला दें तो इसे हम बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। यहाँ दोनों नियमों में सिर्फ एक फ़र्क है, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स सेम है, तीव्रता भी सेम है, लेकिन यहाँ विकिरणों में हुई तीव्रता की कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। तो यहाँ पर अगर दोनों नियम को मिला दें तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू यहाँ के डैश आई सी हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक परिवर्तन हुआ है कि सी विलयन की मोलर सांद्रता है और के डैश अर्थात के डैश एक स्थिरांक है, कोफिशिएंट है, जिसे हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। फिर से इसका इंटीग्रेशन करने पर तो जो फाइनली हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो नेचुरल लॉग आई अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के डैश सी एक्स। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2.303 लॉग बेस 10 हो जाएगा और उसके बाद में द फाइनल इक्वेशन विल बी इक्वल टू लॉग आई अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के डैश अपॉन 2.303 सी एक्स, और माइनस के डैश अपॉन 2.303 ये हो जाएगा आपका अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू के डैश अपॉन 2.303 एंड दैट इज नोन एज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। यहाँ अगर हम इस समीकरण को ध्यान से देखें 8 को, तो यहाँ पर हम a को लिख सकते हैं, अवशोषणांक को ये लिख सकते हैं log I0 अपॉन I। ये ध्यान रखें रहें कि a विल बी इक्वल टू log जहाँ I0 अपॉन I, हमने इसको रिवर्स कर दिया है और इसीलिए जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो log I0 अपॉन I विल बी इक्वल टू ईटा सी एल। यहाँ पर a इज इक्वल टू अवशोषणांक है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर एब्सॉर्बिटिविटी और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, और एल इज इक्वल टू विलयन में प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ की दूरी है, मतलब डिस्टेंस है। तो यहाँ पर दोनों नियमों को मिलाने पर जो अवशोषणांक है या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू या तो log I0 अपॉन I और या फिर ईटा सी एल या अल्फा सी एल के बराबर होती है। यहाँ अगर हम मोलर अवशोषकता को देखें या उसको परिभाषित करें या समझें तो किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हुए विकिरणों की सामर्थ्य या तीव्रता, इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, तीव्रता, तो प्रकाश को जो है ना अवशोषकता उसको किससे नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता से नापते हैं। तो विकिरणों की सामर्थ्य या तीव्रता को प्रदर्शित करने वाली मात्रा को मोलर अवशोषकता कहते हैं और इसे ईटा द्वारा व्यक्त करते हैं। पद मोलर अवशोषकता वस्तुतः एक अनुपातिक स्थिरांक है, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ देखने पर ध्यान से, और ये किसी विशेष पदार्थ की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है या तरंग दैर्ध्य और प्रेक्षित अवशोषणांक या A का विलयन की मोलरता सांद्रता C और विलयनों की तय की गई दूरी के साथ निम्न प्रकार संबंध होता है, जैसा कि ऊपर आपने बताया था, हमने बताया था A इज इक्वल टू ईटा इंटू सी इंटू एल और ईटा विल बी इक्वल टू A अपॉन सी इंटू एल।
तो ये फाइनली मोलर अवशोषकता होती है। हम जब भी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य अवशोषित जितनी होती है उसे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर हम मोलर अवशोषकता को रिकॉर्ड करते हैं और इसी के आधार पर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। ये ध्यान रहे